हो अगर दिल में किसी रिश्ते की, तो उस रिश्ते को संभाले रखें। टूट ना पाए बंधन इस रिश्ते का, हमेशा ये बात ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा, आपके इस शो की होस्ट और आप सभी की दोस्त। आपका स्वागत करती हूँ आपके इस फेवरेट शो संसार में निर्वाण सीजन 3 में। और आज जो हमारे साथ कपल जुड़े हैं वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं स्कूल की प्रिंसिपल जो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाती हैं, और दूसरी तरफ हैं हमारे वकील साहब जो तारीख पे तारीख दिलवाते हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं मिस्टर धर्मवीर एंड मिसेस कमलेश डागर का। नमस्कार कमलेश जी। नमस्कार धर्मवीर जी। धन्यवाद हमें इस मंच पे बुलाने के लिए। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आप दोनों के इंट्रोडक्शन से। तो सर आप बताएं। मेरा नाम धर्मवीर डागर है और मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी चलाता हूँ, इसमें जो ड्रग्स में फंसे हुए लोग उनकी हेल्प के लिए। ओके, बहुत ही खूब, थैंक यू सो मच। मैम। मेरा नाम कमलेश डागर है। मेरा जन्म एक छोटे से गांव, यूपी के छोटे से गांव कोटवन में हुआ। हम फैमिली में 4 भाई बहन थे, 2 बहनें 2 भाई। मेरे फादर आर्मी में थे। आर्मी पर्सन होने के नाते घर बहुत ही डिसिप्लिन था। हम सब बहुत डिसिप्लिन में रहते थे, सारे भाई बहन, और पूरा घर का माहौल एक टाइम टेबल में बंधा हुआ था। पापा आर्मी में थे, इसीलिए मेरी एजुकेशन भी इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हुई, चंडीगढ़, आगरा, इस तरह से। शादी के बाद भी मैंने 2 क्लासेस करी, बीएड एंड एमएड। ओके, वेरी नाइस। फिलहाल मैं एक स्कूल है हमारा 13 साल से, स्काईलार्क ग्लोबल स्कूल, उसकी प्रिंसिपल भी हूँ मैं और ओनर भी हूँ। स्कूल चला रही हूँ अब तक। थैंक यू सो मच आप दोनों के इंट्रोडक्शन के लिए। और अब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप दोनों की मुलाकात कब, कहाँ, कैसे हुई। बड़ी विचित्र सी कहानी है। एक जैसे सामान्य लोगों की एक कहानी होती है, उस तरह की कहानी बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही थी। हुआ यूँ कि मैं भिवाड़ी में फार्मेसी कॉलेज में लेक्चरर थी। तो उस टाइम वेकेशंस चल रहे थे। मेरी सिस्टर रहती हैं फरीदाबाद के 18 सेक्टर में। मैं वहाँ अपनी वेकेशंस बिताने आई थी। संडे का दिन था, दीदी की हेल्प कर रही थी कपड़े धोने में। तो जो मेरे ससुर जी हैं उनके एक फ्रेंड थे और मेरे जीजा जी के भी वो कॉमन फ्रेंड थे, एक कोई जेंट्स थे। तो मुझे कुछ पता नहीं था। वो घर आए, चाय वगैरह आराम से बन रही थी, मुझे नहीं पता था वो मेरा रिश्ता देखने आया या मुझे देखने के लिए आए। मैं गई और चाय वाय रखाई। उसी दौरान मेरी मदर भी थी वहाँ पर। थोड़ी देर बाद मेरे को मालूम हुआ कि ये इस तरह देखने आए हैं। तो मुझे बड़ा संकोच सा हुआ। मैं तो आज सबसे बुरी हालत में खड़ी हूँ, पूरे कपड़े भीगे हुए हैं, किसी ने बताया ही नहीं। तो थोड़ी देर बाद वो जिद करने लगे कि चलो लड़के को देखाओ। बिल्कुल उलट था, क्योंकि 90s में तो लड़की देखने जा रही है तो बात बिल्कुल ही अलग है। लड़के भी नहीं जाते थे, मोस्टली लड़के नहीं जाते थे, कुछ ही % जाते होंगे। तो मेरे ससुर जिद करने लगे, नहीं आप लड़के को देखने चलो। और हमारे तो उसी टाइम घबराहट पैदा हो गई बहुत ज़्यादा कि जॉइंट फैमिली है। यहाँ भी इनकी भी जॉइंट फैमिली थी, हमारी भी। मेरी मदर कहने लगी कि ऐसा कैसे करें, अभी तो घर में किसी को भी नहीं पता है, आपके फादर को भी नहीं पता है, ये चीज़ तो बहुत बुरी लगेगी। और कोई भी वो निर्णय नहीं ले पा रही थी कुछ भी। उस टाइम मोबाइल्स भी नहीं थे। बहुत प्रेशर देने के बाद उन लोगों ने हमें जीप में बैठा लिया। हम लोग गए इनके घर। तो ये बैठे हुए थे और मेरे जो देवर होंगे, छोटे छोटे नंदे थी, पूरा घर भरा हुआ था 19-20 बच्चों से। और मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल नज़रें नीचे करे और एक तरफ ये बैठे थे। इस तरह हमारी मुलाकात हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और कंटिन्यू करते हैं सर के एक्सपीरियंस से। एक्चुअली पहले मेरे को पूछा गया था कि कोई लड़की है, मैंने क्या कर रही हैं, बोला MSc फाइनल करके और वो भिवाड़ी में किसी फार्मेसी कॉलेज में लेक्चरर हैं। तो मैंने कहा ओके, इंटेलिजेंट ही होगी, साइंस की स्टूडेंट है। तो वे पता नहीं फिर क्या हुआ, उनको घर वालों को इन लोगों को बिठा के ले आए। तो मैं जस्ट आराम से रेस्ट कर रहा था, सो रहा था।
तो मेरे को बोला आप ड्राइंग रूम में आइए। तो मैंने जस्ट कैजुअली एक शर्ट सी डाली और मैं जाके बैठ गया, बोला ये लड़की है। तो आई वाज जस्ट स्टन्ड, बट मुझे अच्छा लगा, एक तरह से अच्छा भी लगा कि चलो एक बात आगे बढ़ी और मुझे पहली नज़र में पसंद आई। जो मेरी चॉइस थी कि एक सिंपल और हेल्दी सी पढ़ी लिखी कोई लड़की हो जिसके साथ ज़िंदगी आगे बढ़े, तो वो पहली मुलाकात में ही मुझे तो हो गया बस। यस हो गई। बहुत ही खूब। तो सर, जैसे कि अभी हमें पता चला कि मैम प्रिंसिपल हैं और लास्ट 13 ईयर्स से स्कूल भी चला रही हैं, तो घर में भी वही डिसिप्लिन रहता है आपके साथ, बच्चों के साथ, या कैसा माहौल होता है? एक्चुअली मेरी फैमिली बैकग्राउंड एकदम डिफरेंट थी। हम जमींदारा था, थोड़ी बहुत सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी फादर साहब की। तो मेरे दिमाग में ये बड़े बड़े आदर्श और बड़े बड़े थॉट रहते तो बहुत थे, बट आई वाज जस्ट इनडिसिप्लिन मैन। मतलब मेरा ज़िंदगी में कोई ख़ास डिसिप्लिन था नहीं। स्पोर्ट्स से जुड़ा था तो वो शाम में सुबह खेलने वेलने जाते थे, उतना कोचेज के नीचे। बाकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें उतना डिसिप्लिन नहीं था, लेकिन इनका बड़ा स्ट्रिक्ट है आज भी, और पहले से ही डे 1 से। तो मेरे को इस चीज़ में कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हिचक नहीं है कि जितनी भी अनमैनेजेबिलिटी थी लाइफ के जिस फील्ड में, वो इनके आने से बहुत अच्छे से मैनेज हो गई। हर फील्ड में मैनेजमेंट परफेक्ट हो गया, और जो भी बिजनेस बढ़ा है या जो भी इंस्टीट्यूट्स खड़े हुए हैं उनके पीछे बहुत बड़ा योगदान इनका है। मैं तो बस जस्ट हेल्पिंग हैंड हूँ कि बताइए क्या चाहिए आपको, क्या मैं कर सकता हूँ। बाकी आज भी समटाइम्स तो हमें ऐसे लगता है कि यार कुछ ज़्यादा है थोड़ा सा ना। शी इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड लेबोरियस एंड ऑनेस्ट लेडी, मतलब ज़बरदस्त। बहुत अच्छा, सुंदर, अच्छा लग रहा है आपके हस्बैंड की अप्रिसिएशन सुनकर। तो आप भी बताइए कि सर एडवोकेट हैं, तो आई एम श्योर कोर्ट में तो काफ़ी जद्दोजहद और बहस चलती रहती होगी, तो घर में कैसा रहता है उनका? सेम या थोड़ा डिफरेंट रहता है? घर में कूल हैं, बहुत फैमिली मेंबर्स से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, पर कभी कभी हो जाता है। मेरी मदर इन लॉ भी कई बार बोल देती ज़्यादा वकील बनने की ज़रूरत नहीं है हमारे ऊपर। कभी कभी जब हो जाती है, कभी कभी अनबन, मैं भी बोल देती हूँ ज़्यादा वकील बनने की कोशिश मत करो, कोर्ट तक ही सीमित रखो। That's so sweet। और देखिए उन्होंने कभी नहीं कहा आपको कि आप प्रिंसिपल मत बनो। मैंने बोला, एक दो बार मैंने बोला। एक्चुअली ये स्कूल से आती तो उसी लैंग्वेज में, जैसे स्टूडेंट्स को ये कैसे नहीं, वो नहीं, तो मैं समटाइम्स स्माइल करके मैंने कहा हेलो, मैं आपका हस्बैंड हूँ, स्टूडेंट नहीं हूँ। तो याद दिलाना पड़ता है। समटाइम्स वो ऐसे ही मुझे भी हैंडल करने की कोशिश करती है जैसे मैं इनका स्टूडेंट हूँ, तो फिर वो भी हंस के समझ जाती है, बोलती है अरे नेचर में आ गया ना। अभी 6 घंटे में वहाँ पे यही करके आई हूँ, तो मुझे नेचर में आ गई ये चीज़। उसी एनर्जी में होते हो स्कूल की। हाँ जी। बट आई थिंक ये कपल की नोक-झोंक की है जो हमें हमेशा खुश और लाइवली रखती है एक दूसरे के लिए। बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो अब आप दोनों हमें ये बताइए कि आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे आए, मतलब प्रिंसिपल, एडवोकेट, कैसे आपका ध्यान में झुकाव हुआ? एक्चुअली मैं तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। बचपन में जैसे मैंने रामायण, गीता, महाभारत, वो हमारे एक दादाजी थे, स्टेप दादाजी, वो काफ़ी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड, तो हमें पकड़ के बिठाते पढ़ते, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता था। और लंका कांड तो मैंने कम से कम 20-30 बार पढ़ा होगा, क्योंकि उसमें मारधार का वो था, मुझे मारधार की पिक्चर है। मेरा गेम भी बॉक्सिंग रहा है कॉलेज में, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, अट्रैक्ट करता था, तो वो सब पढ़ने को। लेकिन स्पिरिचुअलिटी और जो हमारा धर्म है, उन चीज़ों में डिफरेंस बहुत ज़रूरी है जानना। स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी पर्सनल थिंग, और मैं इस चीज़ में कंफ्यूज था हमेशा से कि कौन है भगवान, इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे, कैसे अध्यात्म को प्रैक्टिस किया जाए, हार्ड डिसिप्लिन को कैसे जीवन में लाया जाए, ऊंचे आदर्शों को कैसे, बट दे आर नॉट प्रैक्टिकल, वो मेरे से होते नहीं थे, क्लैरिटी नहीं थी उस चीज़ नहीं थी, की। बहुत बड़े कन्फ्यूजन्स थे। 98 के आसपास मैं फर्स्ट टाइम विपश्यना गया। झारोदा PTS पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे किरण बेदी होती थी, IPS, आज भी हैं वो। तो देन आई केम टू नो कि दिस इज़ द अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म,
कि ये जो ध्यान है यही है सब कुछ, सब धर्मों से हटके और सब चीज़ों के ऊपर अगर कुछ है, अपने अंतर्मन को खोजने का, निर्वाण की तरफ बढ़ने का रास्ता, वो बड़ी बड़ी बातें करके कैसे निर्वाण प्राप्त किया जाए ना, वो चीज़ समझ नहीं आती थी। लेकिन जब वो 12 दिन का आर्य मौन रह के कोर्स अपने अंदर ही झांकना और संवेदनाओं को देखना और इस स्तर पे देखना कि एवरीथिंग इज अनस्टेबल, अनिश्चय, हर चीज़ अनिश्चित है, मतलब सेकंडों में बदलाव हो रहे हैं। तो एक सेकंड पहले जो किसी चीज़ का रूप था उससे क्या तो राग पालना और क्या ही द्वेष पालना। राग द्वेष से ऊपर उठ के समभाव में जीना, दिस इज द स्पिरिचुअल गोल आई थिंक, जो हमारा मेडिटेशन का अल्टीमेट गोल है। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड आई एम श्योर हमारे दर्शकों ने भी इससे काफ़ी इंस्पिरेशन ली होगी। तो मैम अब आप भी बताइए अपने बारे में। 11 जून 2022 को मेरी स्टार्टिंग हुई थी फर्स्ट डे। तो समर वेकेशन में गई हुई थी और यही सोच रही थी बैठे बैठे कि बहू थी संजना, कुछ काम ही नहीं करने देती थी, वो नई थी। और आपको पता है जैसा मैंने बताया मैं पूरी वर्कहॉलिक, कोई काम ना करने दे, क्या करूं। फिर सोचा अपनी बॉडी के लिए कुछ कर लूं, कोई एक्सरसाइज फाइंड आउट कर लूं या कुछ कर लूं, योगा कर लूं। तो ऐसे ही फ़ोन चला रही थी। यूट्यूब तो मैं पहले भी देखती थी, लेकिन उस डे जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो सबसे पहले पत्री जी के दर्शन हुए। तो मुझे मतलब इतने असाधारण व्यक्ति लगे, वो इतने सरल स्वभाव के लगे। मेरे जो मन में छवि थी गुरुओं के प्रति वो ये थी कि वो डिस्टेंस रिजर्वेशन ही रखते हैं, दूर दूर दूर, पुलिस साथ में होती है उनके और मिलने नहीं देते और सब चरण छूते हैं। तो उनकी कई चीज़ें फिर मैं बराबर कई वीडियोस देखती चली गई। और मैं क्या देखती हूँ कि वो खाना अपने हाथों से बना रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, ज़मीन में ही बैठे हैं, किसी को भी बीच में से बुला लेते थे बात करने के लिए। तो इम्पैक्ट पड़ा मेरे ऊपर उन चीज़ों का। फिर मैंने देखा कि वो इस तरह से मेडिटेशन कराते। मैंने कहा मैं तो यही वाला मेडिटेशन करूँगी। मैं बैठ गई उसी टाइम मैट डाल के, मतलब पता नहीं क्या मुझे हुआ, 2-3 दिन बिल्कुल नींद नहीं आई मुझे, पूरी नाइट में जागती रही, पता नहीं क्या सोच चल गई। उसके बाद फिर मैं छुप के बच्चे क्योंकि देखे कि पूरा टाइम मम्मी तो वीडियो, मतलब मैं क्यूरियस हो गई उस चीज़ को देखने के लिए, क्या है जो वर्ड्स यूज़ हो रहे थे पिरामिड, उसके अंदर डिफरेंट वर्ड यूज़ हो रहे थे। तो मैंने कहा इनको पता करना है चीज़ें क्या हैं। तो जितने भी जो जर्नी ऑफ अ सोल थी या किसी का जो भी था वो वीडियो सुनने लगी और बहुत सारी चीज़ें मुझे पता लगने लग गई। और फिर बच्चे ये कहने लगे कि मम्मी इस तरह तो आप बिल्कुल ही कोई बीमारी लग जाएगी, जब देखो वीडियो पर यहाँ तो एकदम डॉक्टर भी नहीं मिलते, इस चीज़ का थोड़ा कम कर दो। मैंने क्या करा, वो ठंड की रजाई में अंदर घुस के मतलब देखना स्टार्ट कर दिया कम वॉल्यूम करके। मैंने 1-2 दिन करा नाइट को और फिर उसी टाइम, मुझे नहीं पता पूर्णमासी भी थी 14 जून की, उस दिन करा तो अलग ही एक्सपीरियंसेस थे। थर्ड आई विजन्स होने लगे थर्ड डे ही। और मैं इतना डर गई थी कि मुझे कुछ नहीं पता था ये क्या है, ये मूवी चल रही है मेरी आंखों के सामने इतनी तेज, ये क्या है। मुझे ऐसे लगा कोई डिसीज़ हो गई है मुझे। मैंने इन्हें भी फ़ोन करा फटाफट, ही पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। तो फिर ये भी आ गए थे पीछे से। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप दोनों की जर्नी। उसी दिन से कंटिन्यू है ये सब मेरा। और आज ये हालत है मेरी, मैं 3-4 घंटे मेडिटेशन करती हूँ। वहाँ से आके मैंने सर को पिरामिड के बारे में भी बताया और ये एकदम राजी हो गए एक ही बार में। फिर हम लोगों ने पिरामिड वहाँ कंस्ट्रक्ट कराया और पिछले ही साल 11 नवंबर जिस दिन पत्री जी का हैप्पी बर्थडे होता है, उसी डे उसकी ओपनिंग थी। और कुछ लोग भी वहाँ करने आते हैं पूर्णमासी पर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगता है। तो अब आप दोनों हमें ये बताइए कि अध्यात्म से पहले आपकी लाइफ सिचुएशंस कैसी थी, आप कैसे उन सिचुएशंस को हैंडल करते थे, और अध्यात्म में आने के बाद आपने अपने आप में क्या ऐसा चेंज देखा जो आपको लगता है कि आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे। पहले अध्यात्म से पहले मैं बहुत उलझी हुई थी, कोई क्लैरिटी नहीं थी मुझे। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था। मैं स्कूल में थी लेकिन मेरा क्या था कि कोई भी फंक्शन आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, 26 जनवरी आ रही है,
बच्चों को बहुत अच्छे से क्लास में जाके समझाती थी, पढ़ाती भी थी। एक अजीब सा फियर था स्टेज का, मतलब मुझे फियर था कि मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मतलब उस चीज़ से मैं बहुत घबराती थी। और थोड़े चैलेंजेस बीमारियों के भी थे, डिसीजेस भी थी बॉडी में, बीपी हाई रहता था, थायराइड था और कई बीमारियां थी। अब 1 साल में जब ये करने के बाद अब बहुत चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जा रही हैं और कॉन्फिडेंस का लेवल मेरा इतना बढ़ा है कि अब जैसा मुझे आता है, कोई भी बोले कि अभी कुछ बोलना है यहाँ पे आपको, और बड़े आराम से मैं जो मुझे आता मैं मीटिंग्स ले लेती हूँ टीचर्स की, बच्चों को भी मतलब आराम से बता देती हूँ। सारा कुछ इतना चेंज है। डिसीजेस मैंने कोई अभी चेकअप्स नहीं कराए, पर मुझे फील होता है कि मैं आज की डेट में बिल्कुल ठीक हूँ। पहले हमेशा मैं डेली मॉर्निंग में सोचती थी कि आज चक्कर आ रहा है, आज चक्कर आ रहा है, आज शायद मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। और जब मैंने आगे पहले मेडिसिन्स ली, उनका भी इतना गंदा मेरी बॉडी पे असर आया कि मतलब ये सोच लो कि कुछ भी हो सकता था। मेडिसिन्स तो मैंने तभी बंद कर दी और आज मुझे 100% लगता है मेरे अंदर कोई डिसीज नहीं। मतलब जीवन में ये कहती हूँ, इतनी शांति मुझे दी है मेडिटेशन ने, इतनी शांति दी है कि बहुत उथल पुथल थी अंदर, वो बिल्कुल शांत। और कई बार तो ये सोचती हूँ कि इतना लेट क्यों, मुझे क्यों नहीं पहले इसका एहसास हुआ। बहुत स्मूथ चल रही है लाइफ आफ्टर मेडिटेशन, आफ्टर अध्यात्म में आने के बाद। नाइस सर। बिना स्पिरिचुअलिटी के ना जिंदगी चलना बड़ा संभव सा है। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ आपको कि जैसे कहते हैं ना, आदमी गलत काम तो कर ही नहीं सकता। इस अगर स्पिरिचुअलिज्म में घुस गया और मेडिटेशन करने लगा, लोगों को सुनने लगा, तो गलत काम नहीं कर पाएगा। तो इसमें मैं जो एक चीज़ खास तौर पे दर्शकों के लिए कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये कई जन्मों के संस्कार हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा बताते भी हैं विपश्यना में कि एक जन्म में हम बिल्कुल वो नहीं हो सकते बुद्ध कि भाई सब कुछ निकल जाएगा अंदर से। और इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा, क्योंकि कई जन्मों के संस्कार। बच्चा जैसे पैदा होते ही कोई अच्छी चीज़ लगेगी हंसेगा, कोई थोड़ी बुरी लगेगी रोएगा, तो इट मीन्स पहले से उसके अंदर है राग द्वेष, बच्चे के अंदर भरा हुआ है। ज़्यादातर फैसले हम राग द्वेष के तहत ही लेते हैं। अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम एटलीस्ट अपनी फीलिंग्स को पहचानने लगते हैं कि अब मैं द्वेष भाव में जाके ये फैसला ले रहा हूँ या बहुत ज़्यादा मोह में फंस के राग में ये फैसला ले रहा हूँ। तो उतनी अवेयरनेस भी अगर मेडिटेटर को आ जाए तो उसकी ज़िंदगी बहुत सुंदर और बदलनी शुरू हो जाती है। अब क्योंकि भौतिक जगत में जी रहे हैं और अब तो घोर कली हो गए। हमारा बचपन ऐसे नहीं था, मतलब खेतों में गेहूं हो गए, जंगल में खाने को फल होते थे और जोहड़ तालाब होते थे कूदने नहाने को, मतलब ज़्यादा सिरदर्द नहीं था। इट वॉज वेरी सिंपल लाइफ। अब तो सुबह उठते ही पहले चलेगा फाइनेंशियल सिस्टम दिमाग में कि आज के दिन कहाँ से क्या लेना है देना है, बिजनेस में क्या ये वो। उसको मैनेज करने के लिए ना लोग तनाव में हैं और दैट इज यूजलेस। उसका कोई इस्तेमाल नहीं है जीवन में। आपको चाहिए पहले जितना ही आज भी, मतलब आप उतना ही, उससे कम ही खाएंगे और सोने के लिए उतनी जगह चाहिए और सब कुछ। लेकिन धर्मानुसार आप कोई बिजनेस भी करें, लेन देन भी करें आपस में, तो दैट इज़ वेरी गुड एंड वेरी स्पिरिचुअल। और वो आपको एंजॉय भी देता है। एक अंदर की ना जो पीस है वो उसी से आती है कि आपने किसी का हक नहीं मारा है, आज आपने ठीक किया है, किसी की छोटी मोटी हेल्प करिए, तो इंटरनल पीस उसी से आएगी। अभी मेरे को कोई कह रहा था कि अभी आपकी इतनी उम्र नहीं है जो आप रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हो, तो आपको और पैसे की तरफ थोड़ा सा और फोकस बढ़ाना चाहिए। मैंने उनको पूछा कि गोल बताइए। 100 करोड़ 200 करोड़ मैं पूरा करूंगा उसको जैसे भी करके, लेकिन आप एक गारंटी करेंगे कि उसके बाद मैं शांत हो जाऊंगा, बुद्ध हो जाऊंगा, शुद्ध हो जाऊंगा एकदम। 100 करोड़ आ गई तो अब मैं निर्वाण को प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, वो तो और भूख बढ़ेगी। मैंने कहा तो फिर भाई क्यों उस जर्नी में मुझे पागल करना चाहते हो आप? उतना है जो परमात्मा ने कि मैं खा सकता हूँ, अच्छे से रह सकता हूँ, मेरा जीवन ठीक चल रहा है, बच्चे ठीक है, मैं छोटी मोटी किसी की हेल्प भी कर सकता हूँ। तो ये सब इसी का ध्यान का और इसी का प्रभाव है कि मैं ऐसे सोच पाता हूँ।
अदरवाइज तो समटाइम्स, अभी मैं एक वीडियो रास्ते में सुन रहे थे मोशो की, तो मेरे दोस्त भी मुझे कई बार कहते हैं कि आप तो भाई साहब चटक चुके हो पागलपन की तरफ क्योंकि उनका लाइन ऑफ एक्शन एकदम डिफरेंट है। तो मैं जो बात कहना चाह रहा था कि जो खालीपन मेडिटेशन से जब आपके बुरे संस्कार निकलते हैं, जो वो खालीपन आता, वहां पे अलर्टनेस बहुत ज्यादा चाहिए कि दोबारा से कोई गलत संस्कार अंदर ना आए, और वो बहुत तेजी से आते हैं कि आपके पुराने संस्कार निकल रहे हैं, एक वैक्यूम पैदा हो रहा है। अब आप किन लोगों से मिल रहे हैं, कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, वो अलर्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो वही फिर संस्कार इतनी तेज़ी से अंदर आते हैं वैक्यूम में कि हो सकता है पहले से भी गलत फैसले ले जाएं। तो मेडिटेटर को ये बहुत अवेयर रहना पड़ेगा कि पुराना जो निकल रहा है ध्यान से, पुराने जो हमारे राग द्वेष दूर जा रहे हैं या जो भी विकार हैं वो निकलते जा रहे हैं, तो हमें नए विकारों से भी बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। और ऐसे ग्रुप में ज़्यादा टाइम बिताएं कि जो लोग लाइक माइंडेड हों और ज़्यादा विकारों से युक्त ना हो। परफेक्ट कोई नहीं है, बट फिर भी चॉइस पे बड़ा डिपेंड करता है कि आप कैसे सर्कल्स में रह रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली आपने बहुत ही आई थिंक प्रैक्टिकल बात करी है, क्योंकि हम लोग किसी भी बात को अंधाधुंध लेके करना तो शुरू कर देते हैं, बट उसका रिजल्ट क्या होगा वो हम नहीं सोचते। तो एज अ मेडिटेटर ऑल्सो हमें इस चीज़ का बहुत अवेयर रहना चाहिए कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसके बाद हम किन लोगों से मिल रहे हैं, किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं। क्योंकि जब वो वैक्यूम, जैसे आपने बोला कि जब हमारे अंदर होता है तो उसे हमें पॉजिटिविटी से ही भरना है। तो बहुत ही सुंदर आपने इंस्पायरिंग बात करी हमारे दर्शकों के लिए। तो आप दोनों से मैं ये जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि अध्यात्म हमें असली शांति देता है? और जैसा कि आपने बताया कि आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसा कहते हैं कि फनी चीज़ की आप सटक गए हैं और अभी आपको कुछ और सूझता नहीं है, तो कैसे आपकी फैमिली आपके अध्यात्म में होने से इंस्पायर्ड है, या वो लोगों का भी ये रहता है कि मम्मी पापा पता नहीं क्या करते रहते हैं, या वो इस समझते हैं इस जर्नी को, इस बात को? ऐसे नहीं है कि वो ये कहते हैं कि क्या करते रहते हैं। बच्चे अच्छे हैं, समझदार हैं, समझते हैं। और एक बड़ी फनी सी बात है, मेरे को कुछ थॉट आने शुरू हुए और अभी रिसेंटली मैम को भी वो थॉट रिपीटेडली आया। उस टाइम पे वो थोड़ा इनको भी अजीब लगा था। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं दूर जाके जैसे ऋषिकेश से कहीं ऊपर किसी गंगा किनारे या उसे अच्छी सी जगह पे ना एक आश्रम टाइप जिसमें छोटे छोटे पिरामिड्स स्टे करने के लिए 10-20 लोगों के लिए और एक बड़ा पिरामिड हो, तो उस तरह की फैंटेसीज चलती हैं दिमाग में। तो वो जब मैंने छोटे बेटे को शेयर की तो वो हंसने लगा, कहता पापा रामायण बनानी है क्या घर में पिरामिड है, अपने काम देखो और अपना ठीक है, अपना स्पिरिचुअलिटी पे भी चलते रहो। तो वो बैलेंस के लिए तो बच्चे सोचते ही हैं, क्योंकि बच्चों को भी देखिए थोड़ा दुनियादारी में जी रहे हैं, उन्हें अपनी लॉन्ग लाइफ दिखती है, अपने बच्चे दिखने लगे हैं, तो उन्हें लगता है कि मम्मी पापा बहुत कुछ संभाले हुए हैं, तो इनको अभी बिजनेस और ये दुनियादारी भी संभालनी चाहिए। और ये थॉट अभी इन्होंने भी शेयर किया कि मुझे लगता है कि अब कहीं ना ऐसी जगह हो शांत सी। देखो आगे की जर्नी तो क्या है, लेकिन फ़िलहाल ठीक चल रहा है, फैमिली में बैलेंस है बहुत अच्छे से। और समटाइम्स हम लोग भी ज़्यादा बच्चों से उम्मीद करते हैं कि एक दिन मेरे छोटे बेटे ने एक बहुत बड़ी मज़ेदार बात बोली मेरे को। मैं उसको बोलता था ऐसे कर, वैसे कर, ऐसे कर, वैसे कर, तो वो बोलता पापा आपको एक्चुअली में बेटा नहीं चाहिए, आपको एक ज़ॉम्बी चाहिए। मैंने कहा वो क्या होता है? कहते वो ऐसा करैक्टर है कि उसका मालिक जैसे सोचता वो वैसे करता है। तो मैं एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हूँ, मेरा अपना लाइफस्टाइल है अपना। मैंने कहा ओके यू आर राइट। तो उस दिन से मैंने थोड़ी कम की है इन्वॉल्वमेंट। बोलता हूँ मैं, लेकिन मतलब मैं समझ गया उस बात को कि सही कह रहा है, क्योंकि जैसा मेरे पापा सोचते थे वैसे मैं भी नहीं चल पाया, कोई भी नहीं चल सकता इस दुनिया में। और ये भी मेडिटेशन की बहुत बड़ी देन है कि हम ये एक्सेप्ट कर पाते हैं कि सृष्टि कहीं और से चल रही है, हम इसके रचयिता नहीं है, तो हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि हमें उस सच को ढूंढना है कि हमें किस तरह से एडजस्ट करके और राग द्वेष से दूर होके अपने आप को इस सृष्टि के हिसाब से ढालना है।
हमारे आई थिंक शो का भी नाम यही है कि संसार में निर्वाण, की कैसे फैमिली लाइफ में रह के हमने अपने आप को चेंज करना है और वो एक्सेप्टेंस लानी है कि जो हम बाहर ढूंढते हैं कि जैसे वो हमारी तरह करे, वो हम जैसा कह रहे हैं समझाएं समझें। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक्सेप्टेंस भी मेडिटेशन से ही आती है कि अगर आपके बच्चे या आपकी फैमिली या आउटसाइडर्स भी आपको कोई बात कर रहे हैं तो आप अपने अंदर झांकते हैं कि शायद मैंने वो चीज़ ठीक कही है या नहीं कही। उससे पहले हम हमेशा दूसरे को ही ब्लेम करते हैं। हाँ, इसमें मेडिटेशन से पहले अशांत था जीवन मेरा बहुत ज़्यादा। स्कूल में भी पेरेंट्स के साथ झड़प हो जाती थी, स्टूडेंट्स के साथ भी हो जाती थी। अब वो बिल्कुल चेंज है। बच्चे भी बोलने लगे स्कूल में कि मैडम तो बड़े सॉफ्ट तरीके से प्यार करती हैं, बड़ा सॉफ्ट बातें करती हैं, ये हुआ क्या है। टीचर्स भी बोलते हैं कि मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैम आप तो बहुत सॉफ्ट हो गए हो पहले से। तो लगता है हाँ यार कुछ चेंज आया है जीवन में। पर बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, बहुत प्यारी सी फैमिली है, एक दूसरे से सब बहुत प्यार करते हैं। पर मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो कभी कभी कहने से करती भी हैं मेडिटेशन, कभी कभी वो छोड़ देती हैं। फिर हम प्रेशर लगाते हैं, पिरामिड में बिठा देते हैं जब बीमार होती। पर उनके अंदर एक पता नहीं किसने बता दी, उन्हें लगता है कि जब मेरे को देखती है ना बैठे हुए लंबा मेडिटेशन कर रही हूँ तो वो घबराती हैं कि कहीं से कुछ हो ना जाए। ऐसी उनके दिमाग में वो चीज़ चलती है कि इसे कुछ, उनको लगता है जैसे डीप कोमा में चल जाते, इस तरह की बात, कहीं से ऐसा कुछ ना हो जाए, इस चीज़ को लेके घबराती है। जो मेरी मदर इन लॉ है वो रियल सिस्टर्स, इनके 4 पापा हैं, जो मेरे ससुर हैं उनको रियल सिस्टर्स हैं वो चारों। तो अपनी सिस्टर से बोलेंगी धीरे धीरे कान में कि ये कुछ करके छोड़ेगी ये। तो मैंने कहा मम्मी इतना मत घबरा, नहीं मैंने सुना है एक जगह एक लेडी आज भी डीप कोमा में, मैंने मत घबराया करो, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो उनकी चिंता है मेरे लिए, क्योंकि आई थिंक वो जनरेशन से कंडीशनिंग हुई है हम लोगों की ना माइंड में। और बड़े लोगों को थोड़ा सा इस चीज का समझाना कई बार मतलब वो समझते हैं बट फिर वो वापस आ जाता है कई बार। जैसे मेरे पापा बहुत बीमार रहते, मैंने उन्हें समझाया कि आप करो तो वो करते हैं। मम्मी भी काफ़ी बीमार रहती हैं तो मैं बोलूँगी मम्मी आपको मैंने समझाया था, आप ये कर रहे हो मेडिटेशन, मेरी बात छोड़ दे बेटी, तेरे पापा कर रहे हैं। मैंने कहा लेकिन पापा का करना आपके काम नहीं आएगा। एक अकेली मेरी सिस्टर है जो इसे कर रही है, बहुत मन लगा के बहुत अच्छे से कर रही है। वो है 7-8 महीने से सिस्टर मेरी बड़े वाली। ओके। बाकी जीवन बिल्कुल ही चेंज हो गया। हम तो बहुत खुश हैं दोनों जने, इसमें बहुत खुश हैं। तो आप दोनों को क्या लगता है कि पार्टनर का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। सपोर्टिव ना होते तो आज मेरे घर में पिरामिड नहीं होता, और शायद सपोर्टिव ना होते यहाँ तक भी बातें पहुँच जाती हैं परिवार में कि नहीं सपोर्टिव होते तो हो सकता है मैं नहीं होती मेडिटेशन में। इतना कई बार विरोध में खड़े हो जाते हैं ना, क्योंकि वो तो उनकी लाइफ की जर्नी पहले से ही है। उन्हें तो चीज़ बहुत अच्छी लगी एकदम से। प्रश्ना के जैसे 2 कोर्सेज करे वो तो पहले से ही है इस चीज़ में। और मेरी ये 2 बच्चे जो मेरे पास रहते हैं वो कहते हैं मम्मी टाइम आएगा तब हम भी इसमें आ जाएंगे। बाकी जो मेरे 2 बच्चे बहू और बेटा कनाडा में रहते हैं मेरे आने के बाद, वो डेली कर रहे हैं, वो डेली इस रूटीन में। सर आपका क्या कहना है कि संस्कार घर में अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित करता है। ये मेरी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस है, ये मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूँ। मान लो किसी फैमिली में ओपन ड्रिंक चलता है और लेडीज भी साथ बैठती हैं, ये वो तो जो नई बहू आएगी उस पर वो संस्कार प्रभावित करेगा और वो भी वैसा करने की कोशिश करेगी या उसको ईजी लगेगा कि इसमें कुछ नहीं है, हम कर सकते हैं। अब हम दोनों मेडिटेशन में तो छोटा बेटा और बहू करते हैं। इवन जो मेरा पोता है अभी वो तुतलाता है, बोलता नहीं है पूरा, वो पिरामिड को बोलता है रैपिड। दादू रैपिड में जाके पूजा तलेंदे ऐसे बोलता, वो तुतलाता है, उसको मेडिटेशन नहीं आता, अभी पूजा तलेंदे ऐसे बोलता। तो उस बच्चे के दिमाग में अभी से है कि मेडिटेशन कोई चीज़ होती है, पिरामिड एक चीज़ होती है, तो एटलीस्ट उस पर चॉइस है। तो कभी भी अगर उसको परमात्मा विजडम देगा या उधर उसका बनेगा तो करने को एक चीज़ है उसके सामने। लेकिन जो नई जनरेशन है उसको तो पता ही नहीं है, वो तो अब पता नहीं कैसे इतनी एक रील देखो 100 निकल आएंगी। मैं भी फंसता हूँ इस चक्कर में कई बार, और वो फालतू का ज्ञान है, मतलब उसका कोई यूजलेस जीवन में उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन ये चीज़ें आप जो ये चैनल और ये इंटरव्यूज और ये सल्यूट यू मैडम, सल्यूट पूजा जी,
आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू पीएम से हिंदी के लिए, जो कि दर्शकों के लिए, हमारी इस पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ये जो एफर्ट कर रहे हैं, सो वाकई ये काबिले तारीफ़ है और हम सब दिल से आप सबका थैंक यू बोलना चाहेंगे। सो नेक्स्ट सवाल आप दोनों के लिए कि आप लोगों को क्या लगता है कि अध्यात्म हमारी लाइफ में होना ज़रूरी है, और क्या अध्यात्म हमें असली शांति देता है? अध्यात्म के बिना लाइफ को इमेजिन करना ही मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। मतलब दैट इज मैडनेस, वो पागलपन है बिना स्पिरिचुअलिटी के जीवन। और कुछ भी कर सकता है इंसान, कुछ भी से मतलब कुछ भी, कोई भी एक्शन उसमें वो बड़े से बड़े ह्यूमैनिटी के नुकसान कर सकता है। और ये हो रहे हैं दुनिया में। मतलब अब किसी को ऐसे टैग करना तो ठीक नहीं लगता, बट हो रहे हैं सरेआम, आप समाज में रोज देख रहे हो। अगर कोई मेडिटेशन में है बंदा और रियली उसको पता है कि मेडिटेशन है क्या और कैसे करना है, वो समाज के लिए कोई बहुत बड़ा काम करे या ना करे, एटलीस्ट वो बुरा नहीं करेगा। वो बुरा कर ही नहीं सकता। आई थिंक जैसे कहा जाता है कि अगर हर इंसान अपने आप को चेंज कर ले तो पूरी दुनिया खुद चेंज हो जाती है। बिल्कुल। सो वही बात आपने सेम बोली है। बिल्कुल। और एक चीज, इंसान कर भी खुद को ही चेंज सकता है। हाँ। और को दूसरे को, एक व्यक्ति को आज तक नहीं बदल पाया जब तक वो विलिंग नहीं है। मैं अगर कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि पूजा जी गाइड मी, और मेरे को बताइए मैं ये करना चाहता हूँ, तो देन यू कैन गाइड मी, हेल्प मी। बट अगर मैं पहले ही अरे क्या है ये तो खामा-खा का वो है, ये है, मैं अगर नेगेटिव हुआ बैठा हूँ, आप कितनी भी ताकत झोंक लीजिए, मैं रिसीव ही नहीं करूँगा। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो अध्यात्म तो आत्मा की भूख यही है एक्चुअली। बाकी तो सब दिमागी चक्कर है जो अशांति करेगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, कई बहुत बुरे लोग होते हैं ना, तो उसके लिए आम समाज में बोल देते हैं इसकी तो आत्मा मर गई है, इसकी आत्मा मर चुकी है, मतलब डेड हो गई है सोल। इसकी सोल की भूख ही ये है। और सोल की भूख शांत होगी तो अपने आप शांत होता चला जाएगा आदमी। और जो शांत दिमाग से कोई भी कार्य वो करेगा वो अच्छा ही होगा, वो ह्यूमैनिटी के लिए ही होगा, तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ जा ही नहीं सकता। ये तो मैं कह रहा हूँ कि कंपलसरी कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, फोर्सफुली स्कूल्स में, उसमें सबके लिए। और ये कोई गोल नहीं है, ये एक जर्नी है। इस पे चलते रहोगे तो कहीं ना कहीं एक दिन पहुंच जाओगे। बहुत ही खूब। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। हम लोगों ने तो कर दिया इसको, कंपलसरी कर दिया स्कूल में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्लास टीचर्स जो भी हैं सब करते हैं बच्चे डेली। तो कैसे आपने इसकी शुरुआत की और कैसे आपने कन्विंस किया? बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक देख रहे होंगे जो टीचर भी होंगे और स्कूल के ट्रस्टीज भी होंगे, प्रिंसिपल भी होंगे, तो थोड़ा सा आप इस बारे में भी हमें। मैं जब कनाडा से वापस आई तो हमारी PSSM टीम है फरीदाबाद में, पावनी जी और काफ़ी लोग हैं उसमें, और उनसे मैंने बात करी और उन्होंने बोला कि हाँ हम स्कूल पे आएंगे। मैंने इच्छा जताई तो कई ग्रुप्स बने उन लोगों के। तो फर्स्ट डे तो 5 सितंबर था, टीचर्स डे था। मैंने ये सोचा कि मैं एक ऐसा अनोखा गिफ्ट टीचर्स को दूंगी जो सोचा भी नहीं होगा। पार्टी वार्टी तो हर बार चलती है, मूवीज़ भी देखते हैं। उनको बुलाया, इंट्रोड्यूस कराया PSSM टीम को, तो टीचर्स को तो इतना अच्छा लगा इसमें बैठ के। सारे टीचर्स कारपेट पे बैठ गए, सारे गार्ड वगैरह, क्लीनर्स सब। एंड में करके उन्होंने यही बोला, मैम इससे बढ़िया गिफ्ट हो नहीं सकता हमारे जीवन में। और उस टीचर्स को पहले ट्रेंड करा, फिर उन्हें बोला 0 पीरियड, जब हमारी स्टार्टिंग होती है आफ्टर प्रेयर, 0 पीरियड में आप डेली से कराओगे। हमारी एक स्पेशल रिंग होती है, बेल, सारी क्लासेस करती हैं। नर्सरी LKG UKG नहीं कराते, फर्स्ट ऑनवर्ड्स 12 तक वहाँ होती है। कभी कभी प्रेयर में मतलब एक पूरा स्कूल इकट्ठा करता है बैठ के, जिसको बोलेंगे मास मेडिटेशन। सारे बच्चे करते हो, एक अलग तरह की वेव्स, अलग तरह की पॉजिटिविटी वहाँ दिखती है। उसी दिन से स्टार्ट है ये। और जैसे वैकेंट पीरियड्स होते हैं, जैसे कोई टीचर नहीं आया तो उन बच्चों को, क्योंकि उस पिरामिड की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि काफ़ी सारी क्लासेस जाएं, 45-50 बच्चे उसके अंदर आते हैं, 22 बाई 22 का है वो। तो वैकेंट जिनका पीरियड होता है उनको भी ले जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा तो हम बोर्ड क्लासेस को ले जाते हैं, 10th और 12th को। तो बच्चे भी अपने रिजल्ट्स बता रहे हैं, आके बताते हैं कि इतनी राइटिंग उनकी क्लियर हुई है, राइटिंग बहुत इम्प्रूव हुई, क्योंकि जब वो फोकस्ड हुए
तो राइटिंग पे भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया कि हम क्या लिखते हैं। कई बच्चे बोलते थे पहले बहुत हम गालियां देते थे, अब मैम सोचते हैं अब नहीं हम ये दे सकते थे। एक बच्चा पहले चोरी करता था, वो आके मेरे पास रोने लगा कि मैम मैं ये क्या करता था पहले। इस तरह के चेंज बच्चों ने, मार्क्स में भी इम्प्रूवमेंट आई है बच्चों के। तो इस 5-6 महीने में, अभी सितंबर से लगाओ तो 5-7 ही महीने हुए हैं, काफ़ी चेंज है बच्चों में। और पीटीएम वाले दिन जब पेरेंट्स रिजल्ट लेने आता है तो हम स्लॉट्स में, जैसे कुछ पेरेंट्स से 25-30 ने रिजल्ट ले लिया तो एक स्टेयर्स डाली हुई स्कूल की तरफ, 2 सीढ़ियाँ हैं उसके, एक स्कूल की तरफ एक घर की तरफ। तो स्कूल वाली सीढ़ी से हम उनको बैठाते जाते हैं और वहाँ पे म्यूज़िक वगैरह चल रहा होता है और प्रॉपर करा के भेजते हैं। दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट। और कल भी मेरे यहाँ मीटिंग थी, कल भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी पेरेंट्स से। मैंने कहा आप इस चीज़ को करो, आपके बच्चों का जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा और आपका घर नहीं ये मंदिर बन जाएगा। बहुत ही सुंदर, और स्पेशली जो आपने स्कूल का एक्सपीरियंस बताया, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं एंड हैट्स ऑफ टू यू एंड ऑल द बेस्ट विशेस। आई एम श्योर कि आप और भी बहुत लोगों को इंस्पायर करेंगे, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप चाहते हैं कुछ चीज़ करना तो अपने आप उसके रास्ते निकलते चले जाते हैं। और आई थिंक हाँ, जैसे आपने बोला थोड़ा सा टाइम लगता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनको इस चीज़ को एक्सेप्टेंस में। बट आई थिंक स्कूल में जो सिखाया जाता है, आज हम भी हैं इस उम्र में हैं, बट आज भी हमारी कोई टीचर या प्रिंसिपल दिख जाते हैं तो अपने आप वो एक रिस्पेक्ट आ जाती है। तो अब बच्चे अगर आप इस तरीके से उनको सिखा रहे हैं तो आई एम श्योर वो अपनी लाइफ में इसको आगे बहुत यूज़ कर पाएंगे। अपने ही स्कूल में नहीं, 2 और स्कूल्स में भी हमने ये, अभी भी हमारी ये वंदना वगैरह जो हैं, एक टीम अभी भी एक स्कूल है वहाँ कॉलोनी में जा रही है और एक स्कूल में और करवा के सारा ध्यान सिखा के टीचर्स को ट्रेंड करके अब थोड़ा सा गैप ले लिया है। तो ये फिलहाल 3 स्कूल्स में चल रहा है ये काम। मेरा तो मतलब है कि मैंने तो एक तरह से संकल्प ले लिया अपने अंदर कि इसको अपने तक सीमित नहीं रखना है, जितना मैं मेरे से हो सकेगा मैं इसको स्प्रेड करूँगी इसको। तो चलिए लेके चलते हैं आपको हमारे सबसे मज़ेदार राउंड में, जिसका नाम है यादों की बारात। तो यादों की बारात में हम आप दोनों को कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिससे जुड़ी आपको हमें सारी इमोशनल, फनी जो भी आपकी स्टोरीज हैं हमारे साथ शेयर करनी है। तो चलिए देखते हैं पहली तस्वीर स्क्रीन पर। वाह ये हमारी शादी की है और जिस टाइम की फोटोग्राफ है उस टाइम रिसेप्शन का चलन बिल्कुल नहीं था। पूरे परिवार में हमारा ही रिसेप्शन हुआ था, तो घर वाले बड़े उत्साहित थे, बहुत खुश थे कि बड़े भैया का रिसेप्शन हो रहा है। और आप दोनों बहुत प्यारे भी लग रहे हैं, खुश हुए थे। और इसमें सोनू निगम जो आजकल सोनू निगम जो है वो आया था इसमें, गायक हैं, तो बहुत बड़ी हस्ती बन चुके हैं, वो आए थे हमारे इस रिसेप्शन में। अरे वाह। और स्टेज पे गाने गाने के लिए ओके, उन्होंने परफॉर्म किया था। और ये एक नई चीज थी उस टाइम पे, हमारी सोसाइटी में ये सब था नहीं, बट एक नई चीज थी, तो हमें भी थोड़ा सा एक अलग ही हटके महसूस हो रहा था कि हम कुछ स्पेशल हैं। बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर है। और देखते हैं अब सेकंड तस्वीर। ये 91 अप्रैल के मंथ की है, हमारा फर्स्ट हनीमून, जब हम गए हनीमून पर नैनीताल बोट के अंदर। वाओ, आप दोनों बहुत ही यंग लग रहे हैं और बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं। तो नैनीताल डेस्टिनेशन किसने चूज करी? इन्होंने ही करा था। नैनीताल मेरी आज भी मतलब सबसे नंबर 1 चॉइस नैनीताल है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनमें बोटिंग करना और वो सब। एक दो और वो साथ में एक दो ताल और है, भीमताल है, ये अच्छी डेस्टिनेशन, अच्छी जगह है। मतलब थोड़ा पीस में आप अपने कपल के साथ अगर बोट लेके घूमे तो वो अच्छी फीलिंग आती है। मतलब मुझे बाकी हिल स्टेशन से में ज़्यादा पसंद है। ओके, तो देखते हैं अब नेक्स्ट पिक्चर। ये अभी 2.5 साल पहले छोटे बेटे की शादी हुई थी, तो ये गोवा की है। अच्छा, फोटोग्राफ गोवा में होटल के आगे है ये। एक्चुअली हमने बेटे का रिसेप्शन गोवा में प्लान किया था, तो सारी फैमिली और रिलेटिव्स को बाई एयर गोवा लेके गए थे। बहुत खूबसूरत सा रिजॉर्ट बुक किया था
ये वहाँ की पिक है। बड़े बेटे की हमने डेस्टिनेशन मैरिज की थी यहाँ नैनीताल जिम कॉर्बेट। ओके। तो छोटे का रिसेप्शन वहाँ किया था, ये वहाँ की पिक है। बहुत वी वर वेरी हैप्पी एंड मतलब बहुत खुश थे और हमें लग रहा था कि हम बच्चों को भी खुशी दे पा रहे हैं। आई एम श्योर, आई मीन बच्चों की शादी होना, उनको सेटल करना माँ बाप के लिए एक बहुत ही खुशी का पल होता है। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। देखते हैं अब नेक्स्ट पिक्चर। ये मेरे फादर एंड मदर हैं। ओके। पापा जी हैं मेरे, मम्मी जी हैं। माँ मेरी बिल्कुल अलग तरह की हस्ती हैं, बहुत ही मेहनती। हम जब पढ़ते थे तो कितना भी हम बोलें कि प्रेशर आ रहा है सिर पर, मम्मा आप सो जाओ प्लीज़, नहीं बेटी मैं चाय ला दूँ बना के, बहुत देर हो गई है पढ़ते पढ़ते, कॉफ़ी ले आऊँ बना के, वो कभी नहीं सोती थी। वाओ। अगर मैं नाइट में पढ़ रही हूँ तो हमारे साथ बैठी रहती थी पूरे रात को। यहाँ तक लाने में मम्मी और पापा का बहुत बड़ा रोल है। पापा मेरे इतने डिसिप्लिन थे कि वही 4 बजे जगाना, और उन्होंने टाइम टेबल बनाया हुआ था हमारा। तो इतने डिसिप्लिन्ड पेरेंट्स, इतने मेहनती पेरेंट्स, मैं आज नमन करती हूँ उनको कि आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो सिर्फ उनकी वजह से, सिर्फ उनकी वजह से। पेरेंट्स का आई थिंक जो रोल है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है हमारी लाइफ में। जो हमारी ब्रिंगिंग अप है वही हम आगे सोसाइटी को दे पाते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये मेरे डैड हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। इनकी गोदी में मेरा बड़ा बेटा है। ये बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे, इनका नाम। और समटाइम्स इनसे मेरी कंट्रोवर्सीज रहती थी, लेकिन अब बहुत याद आते हैं। हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। बहुत बड़ा हृदय था और बहुत बड़ा नाम था। बड़े दबंग आदमी थे और वो बहुत ही मतलब बड़ी ह्यूज पर्सनैलिटी थी। उनका एक ऑरा था कि जहाँ खड़े हो जाएं तो वहाँ वही दिखते थे। वो जाट सभा के अध्यक्ष थे, दारा सिंह जी के साथ जाट महासभा के अध्यक्ष थे, और कांग्रेस ज्वाइन कर रखी थी उन्होंने, कांग्रेस में थे। आई एम श्योर, आई मीन कई बार लाइफ में ये लगता है कि आप इतना जब समझने लगते हैं लाइफ को और अपने आप को, तो कई बार हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होते तो ये फील होता है कि हम उनसे शायद उस समय वो बात कह पाते या वो चीज़ क्लियर कर पाते। तो वो हर बच्चे के लिए आई थिंक माइंड में ये रहता है। बट भावुक हो जाते हैं। हाँ, भावुक बहुत ज़्यादा। बट ठीक है ना, आप अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे रहे हैं, उनको ये चीज़ की वैल्यू सिखा रहे हैं, तो आई थिंक उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। बच्चे भी गॉड की ऐसी गिफ्ट हैं, दोनों ही बेटे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, चुन चुन के दिए भगवान ने। बिल्कुल। सो आप लोगों के पेरेंट्स की ही ये आई थिंक ब्लेसिंग्स है जो आज आप इतनी अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ये मेरे फ्रेंड हैं, उनकी मैसेज है। ये भी इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत प्यारे थे। और मेरी बड़ी बहू है छोटी सी, दोनों मेरे बेटे हैं। वो 2 बच्चे इनके, 2 बच्चे हमारे। हम नैनीताल 7 टूर पे गए थे। ओके। तो इनको पता नहीं उस टाइम पे कोई इंट्यूशन थी, तो इन्होंने कहा इस लड़की को आप रख लो। मैंने कहा चलो, तो मैम ने मना कर दिया कि बेटा होता तो रख लेती, मैं बेटी का मामला है। पता नहीं इसको क्या था। फिर ये जब बीमार हो गई तो मेरे से कहने लगे कि ये बिटिया का रिश्ता ले ले तू, अब मेरा ज़्यादा भरोसा है नहीं। कुदरत का ऐसा करिश्मा है कि जो बच्ची इसमें आगे खड़ी है ये उसी टाइम हमें दे रहे थे। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, ये मजाक की बात है, कोई अपनी बेटी कैसे दे सकता है। तो किसी को भी नहीं पता था कि ये हमारे घर की बहू बनेगी। बड़ी दिमाग में भी नहीं थी ये चीज़। और उस तरफ से फिर रिश्ता आया और हमने एक ही बार में यस, बच्ची बहुत अच्छी यस। और आज इतनी अच्छी बहू है, वो बहुत बड़ी फैमिली, पूरी फैमिली को संभाले हुए है, सबका इतने प्यार से सत्कार करती है। माही है उसका नाम, हम लोगों ने माही रखा। माही 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 रहती है पूरा टाइम घर में। तो आई थिंक जब प्यार और रिस्पेक्ट, वो फ्रीडम मिलता है, तो आई थिंक हर इंसान प्यार का ही भूखा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखते हैं नेक्स्ट तस्वीर। अच्छा, ये नैनीताल की है। हाँ, आउटस्कर्ट्स 15-16 साल हो गए इसको, इस पिक्चर को। बहुत ही प्यारी सी ये इंटरेस्टिंग पिक्चर है। नैनीताल से थोड़ी आउटस्कर्ट्स में एक हिल पर है। ओके। सो इसमें कुछ दिख रहा है, आप दोनों
कुछ पोज कर रहे हैं। कुछ बोल रहे थे आपस में, पता नहीं, डिस्कशंस चल रही थी, ध्यान नहीं है अभी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ये है मेरा बड़ा बेटा है। ये इसका हमारे यहाँ पे कुआ पूजन होता है बच्चे का, तो ये 4 महीने का है। ये अप्रैल के टाइम कुआ पूजन था इसका, और वो कुआ पूजन बहुत यादगार था। लाखों की संख्या में लोग थे उसमें। वो टीवी पे भी रिले हुआ था उस टाइम, आज तक पर। तो हरियाणा के हर कोने से इसमें लोग थे और बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। इसका सेलिब्रेशन कम से कम 15 दिन चला था। तो इसका कुआ पूजन था। हरियाणा, यूपी, दिल्ली सब से जगह से बहुत लोग गेस्ट आए, थे, लाखों लोग। लाख के करीब गैदरिंग हो गई थी। वो बहुत बड़ा फंक्शन था और ये मेरे फादर की क्रिएशन थी। बिकॉज 1 लाख की संख्या कहने में बहुत आसान है, बट 1 लाख के लोग इकट्ठे करना। न्यूज़पेपर में 20,000 लोग रात में थे और 80-90 हजार लोग दिन में भी थे। मगर बड़ा फंक्शन था वो कुछ अजीब सा ही था। परमात्मा का ही खेल था वो, आदमी के बस की बात है नहीं। उसको बोलते हैं कि उसमें जो निमंत्रण दिया था हमारे यहाँ 52 पाल के लोग थे। उसमें 52 पाल के लोग थे। 52 पाल मतलब उस टाइम पे एक सोशल सिस्टम था ये। तो एक कुछ गांवों को मिला के, जैसे 300-200 गांव की मिला के एक पाल बना दी जाती थी। उसको वो इंग्लिश ब्रिटिश काल का सिस्टम था। ओके। तो उस पे उस तरह से वो अभी पुराना सिस्टम गांवों में चला हुआ है। भाई ये गांव के लोग, ये गोत्र के लोग ये इस पाल में आते हैं, उनके नाम है बाकायदा पालों के। तो वो सब इकट्ठे किए गए थे एक जगह पे, तो उस वजह से वो थोड़ा 10-15 दिन इतना काम चला था। और ये इतने व्यस्त थे। शाम को मैं सामने खड़ी थी जब इन्होंने अपने शूज उतारे और सॉक्स उतारे, तो सॉक्स के साथ ये वाली स्किन आ गई थी निकल के। इतना चले थे उस दिन, स्किन बाहर आ गई थी। इमेजिन कितना मतलब वर्क करा होगा उस टाइम इतने लोगों के लिए, कितना भाग दौड़ रही होगी। तो इस बच्चे का बहुत टाइम तक जब मैं कहीं लेके जाती थी तो बोलते थे ये वही बच्चा है। कौन सा बच्चा है? वो दुष्यंत, यही बच्चा है वो जिसका 52 पाल का हुआ था। तो यस, वही बच्चा है। देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ये तो डांस परफॉर्मेंस है। ये भी गोवा की है। गोवा की बेटे का रिसेप्शन हुआ था, तो वहाँ पे हमसे बोला गया कि आपको कपल डांस करना है एक। तो फिर कुछ ड्रेसेस ला के हमने एक गाने पे ये डांस किया था। बहुत ही प्यारी पिक्चर है आप दोनों की। ये डांस भी बहुत प्यारा था। सबसे ज्यादा लोगों ने इसी को अप्रिशिएट किया था। आई एम श्योर, बिकॉज बच्चे तो करते ही है, पर जब बड़े बच्चों के लिए करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोटो। हाँ, फैमिली पिक है इसमें। अच्छा, ये भी गोवा की है ये। और इसमें दोनों बहू हैं, पोता भी बैठा हुआ है, मैं हूँ, धर्मवीर जी हैं, दोनों बेटे हैं साइड्स में। फैमिली पिक है ये वाली, वहीं की है गोवा की, उनके रिसेप्शन की बच्चों के। बहुत ही सुंदर पिक है और बहुत ही प्यारी फैमिली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पिक। ये मॉम है मेरी, छोटा भाई है। तो ये कनाडा चला गया है छोटा। तो उससे पहले हम ऐसे ही कैप लगा के खड़े थे, तो मॉम आ गई तो हमने इनके सर पे कैप डाल दी। मैं कहा मॉम आपको अंग्रेज बना के फोटो लेते हैं। हमारी मॉम गोरी बहुत है। ओके। तो ये घर की पिक है। तो चलिए इसके साथ हमारा यादों की बारात राउंड खत्म होता है। तो चलिए लेकर चलते हैं उन्हें हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। सो मैम, सर, नेक्स्ट राउंड है हमारा रैपिड फायर राउंड, जिसमें आपसे मैं दोनों से एक सवाल करूंगी और आप दोनों को ही उस सवाल का जवाब देना है, कुछ शब्दों में या कुछ एक लाइन में। तो शुरू करें? श्योर। तो फर्स्ट सवाल है कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं, कुछ शब्दों में बताइए मैम। बहुत अच्छा फील करती हूँ। इन्होंने इतना स्पेस देके हमें ये चले हैं कि आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं। आज मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ स्पेस देने की वजह से। मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा, बट मैं जो फील करता हूँ वो ये है। That's so sweet. So sweet, so sweet, so sweet. आपकी कोई एक कमी जिसे आपके पार्टनर पूरा करते हैं या करती हैं? जो काम नहीं संभाल पाती मैं, एंड मैं धर्मवीर ही उसे पूरे मुकाम तक पहुंचा के छोड़ते हैं। अब मैं तो क्या ही बताऊं,
मेरी तो सारी कमियां यही पूरी करती है। जिक्सॉ पजल की तरह। बहुत कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। या। एक ऐसी बात बताए जिसके लिए आप अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। मैं तो मैम इनको मेरा कंपेनियन होने के लिए ही थैंक यू बोलूँगा। ही इज़ द बेस्ट कंपेनियन। और मैंने तो इनको एक दिन ऐसे पकड़ के मैंने बोल दिया कि अगर 7 जन्म होते हैं तो हर जन्म में तू ही मिल जाना मुझे, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक्सीलेंट। हमारी कभी नोक झोंक होती है तो सॉरी बहुत जल्दी मांगते हैं, इसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ इनका। बहुत जल्दी सॉरी फील करते हैं। कोई ऐसी खूबी जो आपको अपने पार्टनर में सबसे अच्छी लगती है? बहुत ज़्यादा भावुक हैं, करुणा इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, प्रेम कूट कूट के भरा है बिल्कुल ही। शी इज सो लवली एंड लेबोरियस, मतलब बहुत ध्यान रखती है और मतलब परफेक्ट, सारा सिस्टम संभालने में जवाब नहीं है इनका। कोई ऐसी चीज़ जो आपकी बकेट लिस्ट में है और आप उससे पूरा करना चाहते हैं? अभी मैंने पहले बताया आपको, आजकल ये लगता है कि कहीं पे एक शांत सी आश्रम टाइप जगह हो। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे थोड़ा पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन बढ़ गया है, भीड़ भाड़ बहुत है। अब पता नहीं क्यों कुछ दिन से इंट्यूशंस हो रहे हैं कि एक शांत सी जगह हो, वहाँ पे छोटे छोटे कुछ पिरामिड्स हों जिनमें लोग रह भी सकें, एक बड़ा पिरामिड हो, कुछ छोटा सा लॉन भी हो, नेचुरल कुछ अट्रैक्शंस हों इधर उधर। देखो परमात्मा शायद पूरी करा दे। ज़रूर पूरी होगी। मैम, ईश्वर ने मेरी तो सारी विशेस पूरी करी हैं अब तक, जो मैंने सोचा वो हुआ। पर अभी बकेट लिस्ट में है कि मैं लोगों को मेडिटेशन सिखाऊं, इसे स्प्रेड करूं ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको एक दूसरे में कोई एक आदत बदलने का मौका मिले तो वो कौन सी होगी? कभी कभी बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ईश्वर वहाँ भी थोड़ा सा मेरी हेल्प करे। कभी कभी होता है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ इनमें चेंज करना चाहूँगा कि ये अपना क्रिटिसिज्म सुनना सीख लें बस। समटाइम्स कोई आलोचना इनकी करते हैं जैसे सही बात के लिए भी कि ये टोका टाकी कर दिया, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो इन्हें वो उसको थोड़ा पर्सनल ले जाती हैं समटाइम्स। बट आई थिंक जब तक हम इस ह्यूमन फॉर्म में हैं तो कुछ ना कुछ ये नोक झोंक तो चलती रहनी भी चाहिए। बिल्कुल। सीख ही रहे हैं अभी तो हम। हाँ बिल्कुल, निरंतर सीख ही रहे हैं अभी तो। हाँ बिल्कुल। आपका सबसे बड़ा सबक जो आपने अध्यात्म में आने के बाद सीखा? शांत रहना है। मैंने तो यही सीखा, शांत रहना है, इंटरफियर नहीं करना, बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना, यही सीखा। अध्यात्म अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। एक्चुअल में आत्मा की भूख अध्यात्म है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट जो बाहरी आडंबर और ये दिखावे, इससे आत्मा की भूख शांत नहीं हो सकती। दिमाग को समटाइम्स कुछ लालच डाल के ऐसे करोगे ये मिल जाएगा, वैसे करोगे ये मिल जाएगा, या एक दूसरे को कुछ भी करके दिमाग शांत हो सकता। आत्मा की भूख ही अध्यात्म है। तो अध्यात्म तो अपने आप में, फिर इसके लिए क्या कह सकते हैं बताइए। बिल्कुल, जो आपने बोला कि करके हम थोड़ी टाइम के लिए, वो बड़ा शैलो हैप्पीनेस होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो कि थोड़े टाइम बाद फिर वो किसी और चीज़ में दुखी होना शुरू हो जाते हैं। तो लॉकडाउन के दौरान कोई ऐसी नई बात जो आप दोनों ने एक दूसरे के लिए डिस्कवर की हो? मैंने करी है डिस्कवर लॉकडाउन के दौरान। वो चीज़ें, वो भाव मुझे पहले नहीं पता थे बिल्कुल भी। लॉकडाउन के दौरान मेरा सारा परिवार बीमार था डिसीज़ से। इन्होंने इतनी ज़्यादा सेवा करी, 3 बार, जबकि पुलिस के डंडे भी उस टाइम चलते थे, मार्केट्स बंद, 3 बार जाते थे ये मार्केट। किसी के लिए कोकोनट ला रहे हैं, किसी के लिए स्टीम लेने का एपरेटस ला रहे हैं, कभी मेडिसिन ख़त्म है। इवन इतना हो गया कि मैंने इनको बोला कि मेरे रूम में एंटर मत करो, सब अलग अलग रूम में बंद हो गए थे। मैंने कहा मत आओ रूम में, गेट पर दवाई रख दिया करो। तो बड़ा भावुक पल है, तो नहीं माने। मैंने कहा अगर कुछ आपको हो गया ना, ये चेंज चल रही है, तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। इन्होंने ये बोला कि अगर इस टाइम मैं आपको अकेला छोड़ूंगा, इससे बुरी बात कोई नहीं होगी, मैं नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल आपको अकेला। और आते थे, मेडिसिन अपने हाथ से देते थे, सबको चेक करते थे पूरे घर को। तो ये इतनी बड़ी बात भी, इतना हिम्मत आना भी, जबकि इस टाइम सब लोग डर रहे थे, इस चीज़ से दूर थे, अपनों को भी देखना पसंद नहीं कर रहे थे। पूरी फैमिली को इन्होंने उस टाइम
बहुत सपोर्ट दिया। सो वो एक्चुअली टाइम ही ऐसा था ना उसमें, जैसे एक मेरा बड़ा सबसे जो तगड़ा भाई था, 6 फुट प्लस हाइट डॉक्टर था, वो चला गया। बाकी काफ़ी नुकसान हुए, फैमिली सारी बीमार थी, सब लोग पॉजिटिव थे। और इनको जैसे पता लगा, इन्होंने कहा कि आप ऊपर वाला कमरा ले लो। तो मैंने बस एक ही बात बोली कि मेरे को ये बात बोलना मत, मैं इस वक्त में छोड़ नहीं सकता, बुरा वक्त है, बस इतना ही है। इससे पता चलता है आप कितना प्यार करते हैं इनको। आप लोगों ने एक साथ में सबसे पहली फिल्म कौन सी देखी? हिना 1991 में हिना एक मूवी आई थी जेवा बख्तियार की, बहुत सुंदर सी मूवी। राजीव कपूर, जेवा बख्तियार शायद थे उसमें। हाँ जी, हाँ जी। पहली बार एक साथ घूमने आप कहाँ गए थे? नैनीताल। अमेजिंग टूर, वो फीलिंग्स कुछ अलग ही थी। बिल्कुल। उस टाइम पे थोड़े उद्दंड भी थे, उद्दंडबाजी, बचपना था। रजाई लेके बोट में चले जाना, बोट को हिला देना, वो मतलब एक अलग लेवल की बातें थी, कुछ और ही था। हम जाने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है हिम और हर राउंड। सो मिस्टर एंड मिसेस डागर, अब हम अपने लास्ट सेगमेंट में हैं, जिसका नाम है हिम और हर राउंड। तो मैं कुछ सवाल आप दोनों से पूछूंगी, तो अगर उसका आंसर आपको लगता है कि आपके लिए, तो ये प्लग कार्ड अपनी तरफ कीजिएगा, और लगता है आपके पार्टनर की तरफ है तो उनकी तरफ इशारा कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारा ये राउंड। बिल्कुल। और पहला सवाल आप दोनों से कि इमोशनल फिल्म देखकर आप दोनों में से कौन ज़्यादा इमोशनल हो जाता है? दोनों हो जाते हैं। आप दोनों में से कौन एक बार में फ़ोन नहीं उठाता? सर नहीं उठाते। आप दोनों में गुस्सा किससे ज़्यादा आता है? अच्छा, दोनों को ही आता है। आप दोनों में से कौन घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं? सर। आप दोनों में से कौन ज़्यादा बोलता है? ओके। आप दोनों को ये डायलॉग एक दूसरे के लिए बोलना है, सो बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कि ओरिजिनली मूवी में बोला गया था। तो मैम, आपके लिए पहले बार, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है ये एक चुटकी सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो धर्मवीर बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने बोला। सर, आपके लिए, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, यही इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये 3 स्तंभ है इस गुरुकुल के। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच आप दोनों को इतना प्यारा प्यारा हमें आंसर देने के लिए और इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके साथ हम ये अपना शो जो है सारे सेगमेंट्स ख़त्म करते हैं, और आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से एक छोटा छोटा सा मैसेज दीजिए प्लीज़। दर्शकों के लिए मैसेज ये है कि इसको ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट ना बनाएं, बस स्टार्ट कर दें, बैठें और सांसों पे ध्यान लगाना शुरू कर दें। जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं तो वो दिमाग पे बोझ बन के ना वो डेट देने लगता है आदमी, अभी जब करेंगे तब करेंगे। जब जितना समय मिले, ड्राइव करते टाइम, बैठते टाइम, सोते टाइम, बहुत सिंपल है, बैठें और आना पाना शुरू, बस अपनी सांसों पे सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सब धीरे धीरे अपना आप स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन में कोई भी जर्नी कहीं पहुंचती नहीं है, ये स्टार्ट है और स्टार्ट कर दें बस। थैंक यू सर। मैम, आप बताएं। यही है, मेडिटेशन करें तभी हमारे देश तरक्की करेगा और एक सुंदर भारत कहलाएगा। थैंक यू सो मच आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद। पीएमसी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को बनाने के लिए। सो थैंक यू दर्शकों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और जैसा कि आज हमें मिस्टर एंड मिसेस डागर जी ने बताया कि सोल की सिर्फ एक ही भूख होती है और वो है मेडिटेशन, ध्यान। तो जितना आप अपने आप से जुड़ेंगे, ध्यान से जुड़ेंगे, उतना ही अपनी लाइफ को और सुंदर बना पाएंगे। तो थैंक यू आप सभी का। जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी से और देखते रहिए संसार में निर्वाण सीजन 3। नमस्कार।